हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है और सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट को। A well-defined collection of distinct objects is known as a set। ठीक है, देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अगर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। और जो सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हमने कलेक्शन लिया है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम या तो सेट का मेंबर बोलते हैं या फिर उस सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, वी डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम जो है एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल एक्स वाई जेड से भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं हमारे, उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या फिर स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। इस तरह से हम सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स पर आते हैं। सेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ए टू जेड जो अल्फाबेट होते हैं, उनमें से अगर हम वोवेल्स का कलेक्शन बनाएं तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यानी वो भी एक सेट होता है, क्योंकि हमें पता है वोवेल्स कितने होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर हम इन वोवेल्स का एक सेट कलेक्शन करें तो ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेट बोलेंगे। ठीक है, तो सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल लेटर से, ए से, और जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, जैसे ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी सेट्स के क्या हैं, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब एक बात और देखनी है यहाँ पर। अगर देखिए जैसे एक सेट है हमारा ये यहाँ पर बोबल्स का ए, अब इस सेट में एक एलिमेंट है ए हमारा, तो अगर ये ए जो है, इस कैपिटल ए जो सेट है इसका एलिमेंट है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, ए इन ए, या फिर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक्स जो है वो ए सेट में नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये किसका सिंबल है, डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल है। ठीक है, तो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और अगर ए में बिलोंग, जो ए एलिमेंट है वो कैपिटल ए में बिलोंग नहीं करता है, तब हम उसको लिखते हैं ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये तो हमने सेट की डेफिनेशन को समझा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर आते हैं कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या रोस्टर मेथड या टेबुलेटर मेथड भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कोमा। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो सेट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से कोई भी सेट अगर हम बना रहे हैं, सपोज ए सेट ले रहे हैं, तो ए सेट को इस कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे, और इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम यहाँ पर लिस्ट कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, और कोमा से उनको सेपरेट कर देंगे। तो ये जो सेट की फॉर्म होती है हमारी, इस सेट की फॉर्म को या इस सेट के रिप्रेजेंटेशन के वे को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है हमारा, और सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है,
तो हमने एक सेट बनाना है किसका, पॉजिटिव इवन नंबर्स का। ठीक है, और उन पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट लेना है जो कि 10 से लेस देन होंगे। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे पॉजिटिव इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8। और 8 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 10 आता है, लेकिन 10 हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें वो इवन नंबर लेने हैं जो लेस देन 10 है। तो इस तरह से इस सेट को हम, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स को जो कि लेस देन 10 है, हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये कर्ली ब्रैकेट हमने यूज करी और उसके अंदर सेट के सभी एलिमेंट को हमने लिस्ट कर दिया, जैसे 2, 4, 6, 8, और सभी के बीच में क्या लगा दिया हमने, कोमा लगा दिया, कोमा से सेपरेट कर दिया। तो ये जो फॉर्म है सेट की, ये बोली जाती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर। तो नेक्स्ट मेथड होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड, या सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, तो इसमें सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रॉपर्टी px of its elements x. In such a case, the set described by set A equal to x such that px hold, or A equal to x such that px hold। ठीक है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम px। ठीक है, अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कि एक सेट अगर हमें ए बनाना है तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब ये जो सेट है उन सभी एक्स का सेट है, और वो एक्स क्या है, जो पी एक्स, यानी जो प्रॉपर्टी पी एक्स को होल्ड करते हैं। तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। ये जो सिंबल होता है, सच दैट का सिंबल होता है यहाँ पर। और या फिर हम इसके प्लेस पर इस सिंबल को भी यूज कर लेते हैं। इसको भी हम क्या रीड करते हैं, इन दोनों सिंबल को ही हम रीड करते हैं सच दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो वेयर सिंबल्स जो हैं, ये आपके ये दोनों सिंबल जो हैं वो किसके सिंबल हैं, सच दैट के सिंबल हैं। इनको क्या रीड करते हैं हम, सच दैट। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक रोस्टर फॉर्म है सेट की, ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखा गया है, और उन सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है हमने, और उनके बीच में क्या है, कोमा है। ठीक है, यही मैंने रोस्टर फॉर्म में आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट में आपको सेट के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, और बीच में किससे सेपरेट कर देते हैं आप, कोमा से सेपरेट कर देते हैं। तो यानी ये सेट की रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए, जो सेट के एलिमेंट हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके बीच में क्या कोई प्रॉपर्टी है जो इनको आइडेंटिफाई कर दे। तो एक प्रॉपर्टी हम ये देख सकते हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं इस सेट में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं। तो कहने का मतलब अगर सेट में हम बोलें कि क्या है, एक एलिमेंट है एक्स, तो वो क्या होना चाहिए, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी। लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर कहाँ तक हैं, 7 तक हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंड एक्स लेस देन 8। मतलब कहने का मतलब ये जो सेट है ये उन सभी एक्स का सेट है, उन सभी नंबर्स का सेट है जो नेचुरल नंबर हैं, और वो नेचुरल नंबर 8 से लेस देन है। तो ये जो फॉर्म होगी सेट की, ये फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यानी इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, set A equal to x such that x belongs to n and x less than 8। ठीक है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम सेट के सभी एलिमेंट्स को अलग अलग ना लिख के, बल्कि एक प्रॉपर्टी के साथ ही उन सभी एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब आते हैं सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सेट्स। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में एक्स बिलोंग्स टू एन लिखा था,
तो एन क्या था हमारा, ये कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सेट था, यानी इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और नोटेशंस हैं सेट के लिए हमें, जो हमें यूज करनी होती हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है एन। एन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सभी नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको हम बोलते हैं एन। यानी नेचुरल नंबर का सेट एन है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसको हमेशा हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जेड और आई किस लिए यूज करते हैं हम, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स का सेट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं वो और पॉजिटिव भी, यानी उसको जेड से डिनोट करेंगे या आई से डिनोट करेंगे। यानी जैसे माइनस -3 -2 -1 0 और 1 2 3 एंड सोन, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेट होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरह से जेड प्लस क्या होगा या आई प्लस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू किस लिए यूज करते हैं, फॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो सभी रेशनल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और जहां पर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी नंबर्स का जो सेट है वो क्या बोला जाता है, क्यू बोला जाता है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं क्यू प्लस पे। तो क्यू प्लस में क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर का सेट है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है। इसका मतलब रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन वो कैसे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। तो जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं उन सभी के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्लस से। उसके बाद आते हैं आर पर। आर क्या होता है, आर होता है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रियल भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से आर प्लस है। आर प्लस है तो यानी सेट तो रियल नंबर्स का ही है, लेकिन कैसे रियल नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को हम हमेशा डिनोट करेंगे आर प्लस से। उसके बाद है सी। सी किस लिए होता है, फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, जैसे 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम हमेशा डिनोट करते हैं सी से। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो ये तो थी स्टैंडर्ड नोटेशंस। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी सेट को, या नल सेट जिसको हम बोलते हैं, या एक नेम और है इसका वाइड सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट किसको बोलते हैं हम, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय 5, ठीक है। देखिए अगर कोई सेट है हमारा, उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, देखिए ब्लैंक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तो ये तरीका है कि एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, उसमें कोई एलिमेंट मत लिखिए। या दूसरा, इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाइव से। फाइव भी अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि फाइव कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक सेट हमने लिखा है, यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कहने का मतलब एक सेट है, किसका सेट है, ए एक्स का सेट है, एक्स एलिमेंट का सेट है। और एक्स कैसा है, एक तो नेचुरल नंबर है एक्स,
सबसे पहली बात क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो देखिए नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये कंप्लीट नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, नेचुरल नंबर होती है। तो एक तो कहने का मतलब ये है कि एक्स जो भी वैल्यू है वो इनमें से ही कोई वैल्यू लेगा नेचुरल नंबर से। और दूसरी बात, एक्स जो है वो 1 और 2 के बीच में है, यानी 1 और 2 के बीच का मतलब कि 1 से तो ग्रेटर है और 2 से लेस देन है। तो देखिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि या तो नेचुरल नंबर 1 होगा या फिर 2 होगा। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर मैं बोलता एक्स जो है वो 1 और 3 के बीच में है, तब उस केस में तो 1 और 3 के बीच में एक 2 नेचुरल नंबर होता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये ब्लैंक रहेगा, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, यानी इसको आप डिनोट कर सकते हो फाई से। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट था। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिंगलटन सेट। अब देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, अगर कोई सेट हमारा ऐसा है कि जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, जैसे ये सेट है हमारा ए और इसमें केवल 5 है, या एक सेट है हमारा एक बी जिसमें क्या है 3 है। तो इन दोनों सेट में देखें हम, तो दोनों सेट में कितने कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है दोनों सेट में। तो कहने का मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है ही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो देखिए अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अगर देखिए कोई सेट है हमारा, सपोज ये सेट है हमारा 2 3 5, तो एक सेट है हमारा ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 3 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर फाइनाइट है, 3 आया ना, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 3 एक फाइनाइट नंबर है। तो अगर किसी सेट में एलिमेंट्स को आप काउंट करके बता सकते हैं और वो फाइनाइट नंबर आता है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं आप फाइनाइट सेट। जैसे ये ए जो है फाइनाइट सेट है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट हैं, तो तब उस सेट को बोलेंगे आप इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का तो एग्जांपल मैंने ये दे दिया आपको। इनफाइनाइट सेट का क्या एग्जांपल होगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा ये रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन आप उन्हें काउंट करके बता तो नहीं सकते वो कितने हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है। या एक सिंपल एग्जांपल देना है तो सिंपल आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ स्टार इन स्काई, मतलब स्काई में कितने स्टार्स होते हैं तो उनको आप काउंट करके नहीं बता सकते, यानी वो इनफाइनाइट होते हैं। तो वो जो सेट बनेगा उनका वो इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब दो सेट्स इक्वल कब होते हैं। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए। ठीक है, इसको समझते हैं। यानी इफ सेट ए एंड बी आर इक्वल देन वी राइट ए इक्वल टू बी, एंड इफ set a and b are not equal then we write a does not equal to b। क्लियर, तो देखिए समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए दो सेट ले लिए मैंने यहाँ पर। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 5 6, और एक सेट है हमारा बी जिसमें एलिमेंट है 5 6 2 और 1, ये इसके एलिमेंट हैं। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं हम, दो सेट इक्वल तब होते हैं अगर ए और बी दो सेट हैं, तो कहने का मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में भी होने चाहिए, और बी में जितने एलिमेंट हैं वो ए में भी होने चाहिए, सबके सब। तो अगर ऐसा है तो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं, पहले ए के एलिमेंट देखते हैं वो बी में है कि नहीं। देखिए ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 बी में भी है। नेक्स्ट एलिमेंट है ए का 2, तो 2 बी में भी है। नेक्स्ट एलिमेंट है आप ए का 5, तो 5 बी में भी है। और नेक्स्ट है 6, तो 6 बी में भी है। तो यानी ए के तो सभी एलिमेंट बी में हैं। तो एक बात तो ये हो गई।
अब दूसरा हम चेक करेंगे कि बी के एलिमेंट ए में है कि नहीं सब। तो बी का 5 है एलिमेंट, तो 5 ए में भी है। बी का 6 है एलिमेंट, तो 6 ए में भी है। और बी का 2 एलिमेंट है, तो 2 ए में भी है। और बी का एक एलिमेंट है 1, तो 1 भी ए में है। तो यानी बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं। तो कहने का मतलब ए और बी जो हैं वो कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं। तो हम इस सिंबल से, इक्वल के सिंबल से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेट इक्वल ना होते तो तब हम इस सिंबल का यूज करते जिसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये इक्वल सेट्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए अगर दो सेट हैं हमारे पास, एक सेट है ए और एक सेट है बी, और ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में हैं, दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स बोले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए दो सेट ले लिए हैं हमने यहाँ पर, ए और बी। तो ए में एलिमेंट हैं आपके 1 2 3, 1 2 3 ए के एलिमेंट हैं। ए बी सी किसके एलिमेंट हैं? बी के एलिमेंट हैं। तो अब देखिए ए में कितने एलिमेंट है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो कितने हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। और बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में एलिमेंट हैं 3। ए बी और सी, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यानी दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट तो हैं ये, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए क्या होना पड़ेगा? इक्वल के लिए ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे बी में होने चाहिए, और बी में जो भी एलिमेंट है वो सब ए में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट हो वो इक्वल भी हो, लेकिन जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट जरूर होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट्स। अब देखिए यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं। इन मैनी एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, all the sets considered as subset of one particular set, and this particular set is called universal set and is denoted by u। तो देखिए ऐसा होता है कि जब हम सेट थ्योरी के एप्लीकेशंस पर चलेंगे आगे, तो उसमें क्या होगा कि हम एक एजम्पशंस ये लेकर चलेंगे कि जो हमारे जितने भी सेट्स होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। ठीक है, तो उस सेट को, उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसके सभी सेट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ठीक है, और सबसेट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को फिलहाल हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। और जब वेन डायग्राम की आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट का इस तरह से एक रेक्टेंगल से एक रिप्रेजेंट किया करेंगे ये यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।